राजनीतिक दल अक्सर अपने दिग्गज नेताओं की जयंती और पुण्यतिथि बड़े जोर शोर से मनाते हैं। भव्य समारोह किए जाते हैं। इससे दिवंगत हो चुके नेताओं की कद का अंदाजा भी लगता है। जैसे कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत को संजोए रखा है। उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर पार्टी बड़े सम्मान से याद करती है। तो वहीं बीजेपी के कैलेंडर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के नाम है। लेकिन नेताओं की पुण्यतिथि और जयंती की चर्चा में एक तारीख ऐसी भी है जिसे बीजेपी ने भुला दिया। क्यों भुला दिया, इसका जवाब आज तक बीजेपी नहीं दे पाई। जी हां, बात कर रहा हूं बीजेपी के कभी हनुमान कहे जाने वाले प्रमोद महाजन की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। राजनीतिक किस्सों के साथ हिंदुस्तान के अवाम की शिकायत है कि बीजेपी महाजन को अपने किस कद्दावर नेताओं की तरह याद नहीं करती। बीजेपी को राष्ट्रीय पटल पर लाने का श्रेय भले ही अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और कल्याण सिंह को जाता हो, लेकिन महाजन की सियासी कद भी छोटा नहीं था। समय से पहले मौत के चलते महाजन वैसे राजनीतिक प्रतिष्ठा हासिल नहीं कर पाए जिसके वो हकदार थे। उनकी हत्या 3 मई 2006 को हुई। हत्यारा कोई और नहीं, उनके छोटे भाई थे। 3 मई, ये तारीख आपके लिए एक महज तारीख हो सकता है, पर महाजन परिवार के लिए इस तारीख से खौफ खाती है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। महाजन की हत्या के बाद बीजेपी की लीडरशिप काफी बदल गई। अगर वह जीवित होते तो वाजपेयी और आडवाणी युग के बाद बीजेपी की सूरत कुछ और होती। शायद यही वजह थी कि बीजेपी उन्हें भूलने में भलाई समझती है, क्योंकि उन्हें याद करने पर उनसे जुड़ी कई चीजें चर्चा होने लगेगी। फिर उस पर हालात में बीजेपी को खुद को असहज महसूस करेगी। फिर उसे उस पर बात करना होगा, आक्रामक होना पड़ेगा, बचाव भी करना पड़ेगा, तो कुछ जगहों पर उसे सफाई भी देनी पड़ेगी। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता अब भी महाजन को याद करते हैं। उनके करीबियों में शामिल हैं सुधांशु मित्तल। वह हर साल 30 अक्टूबर को महाजन की जयंती मनाते हैं। कुछ साल पहले तक मित्तल ने अपने दफ्तर में भी महाजन से जुड़ी कुछ यादों को संजोए रखा था। पहले महाराष्ट्र में बीजेपी के हर दफ्तर में महाजन की तस्वीरें थी, लेकिन अब उनकी जगह दूसरे नेताओं ने ले। जब देश में राम मंदिर आंदोलन जोर पकड़ने वाला था, भाजपा ने भारी तैयारियां की थी। उससे पहले 1983 में चंद्रशेखर ने देश भर में पदयात्रा की थी। राम मंदिर आंदोलन के लिए आडवाणी का भी इरादा ऐसे ही पदयात्रा निकालने का था, लेकिन प्रमोद महाजन ने उन्हें राय दिया कि पदयात्रा निकालने में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा जगह भी कवर नहीं होगी, पदयात्रा के बजाय रथ यात्रा निकालिए। आडवाणी को आइडिया जम गया। प्रमोद ने मेटाडोर को रथ में बदला, नाम दिया राम रथ। आडवाणी की रथ यात्रा में प्रमोद की बड़ी भूमिका थी। महाजन पहला लोकसभा चुनाव में 1984 में लड़ा तो इंदिरा की लहर में हार गए। अगला चुनाव नॉर्थ ईस्ट मुंबई से लड़ा, 1996 में लड़ा, जीतकर लोकसभा में आए और वाजपेयी की सरकार में मंत्री चुन लिए गए, लेकिन सरकार 13 दिन में ही गिर गई। 1998 में दोबारा चुनाव तो गए, लेकिन इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वाजपेयी सत्ता में आ गए, उन्हें अपना एडवाइजर बना लिया। अटल जी उसूलों के सख्त थे, लेकिन अक्सर मध्य मार्ग अपनाते थे। तो वहीं आडवाणी बेहद सख्त मिजाज थे। कई मामलों में आडवाणी कतई समझौता नहीं करते, लेकिन अटल जी कोई और नहीं, मजेदार तक देकर उसमें झुक जाते। तभी तो सोमनाथ से अयोध्या यात्रा के सफल आयोजन के बाद आडवाणी प्रमोद महाजन और मोदी के फैन हो गए थे। जिस तरह से महाजन ने बाल ठाकरे से नजदीकियां बढ़ाकर बीजेपी से उनका गठबंधन करवाया था, अटल जी उनको मानने लगे थे। पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करना हो या कोई बड़ा आयोजन, प्रमोद महाजन के पास हर मामले का इलाज होता था। हर मुश्किल के ट्रबल शूटर, जैसे कि अभी अमित शाह हैं। धीरे धीरे वो आडवाणी के बजाय अटल जी के निकट आने लगे। सदन में वो हमेशा अटल जी के पीछे बैठते थे। हार गए तो पीएम रहते अटल जी ने उन्हें अपना एडवाइजर बना लिया। जिस तरह से लोकसभा चुनाव हारने के बाद मोदी ने अरुण जेटली को तवज्जो दी थी, वही तवज्जो अटल जी की सरकार में प्रमोद महाजन को मिली थी। 1995-96 में गुजरात बीजेपी में अंदरूनी कलह चरम पर थी। उस वक्त दिग्गज नेता शंकर सिंह वाघेला और मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। इस कलह को बढ़ने का मतलब था कि बीजेपी के एक मजबूत किले का ढह जाना। आडवाणी ने गुजरात का मसला हल करने का जिम्मा अपने सबसे भरोसेमंद साथी प्रमोद महाजन को सौंपा। महाजन उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। उन्होंने वाघेला और मोदी के बीच सुलह करा दी। आजकल तो राजनीति में स्टाइल और फैशन आम बात है, लेकिन नेता महंगे कपड़े और फोन के शौकीन है। लेकिन महाजन के दौर में ऐसा नहीं था। उस समय नेताओं को कुर्ता पैजामा और चप्पल में देखने की सलाह दी जाती थी ताकि जनता उनसे जुड़ाव महसूस करे। लेकिन महाजन इसके विपरीत थे। वो रेबैन का चश्मा पहनते, उस दौर में मोबाइल फोन चलाते और स्टाइलिश कार से घूमते। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त जैसा भी हो बदलता जरूर है।
वही हुआ बीजेपी के नए नेताओं के आने के बाद महाजन की चमक फीकी पड़ने लगी। सुषमा स्वराज अपने चुनावी कामयाबियों के चलते पार्टी के भीतर मजबूत पकड़ बना ली। जेटली के कानूनी सियासी समझ उन्हें पार्टी को चहेता बना दिया। प्रमोद महाजन का एक दौर वो भी आया कि विपक्षी पार्टियां उन पर अलग से नजर रखती थी। ऐसा लगने लगा था कि अटल आडवाणी की जोड़ी को एक कम उम्र का व्यक्ति रणनीति बना रहा है, जो कामयाब भी साबित हो रहा है। ऐसे में मुहावरा काफी चलने लगा कि पेप्सी और प्रमोद महाजन अपनी फार्मूला कभी नहीं बताते। 2004 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फील गुड का नारा दिया। यह नारा गढ़ा था महाजन ने, नारा उल्टा पड़ गया और बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी। दूसरे बीजेपी नेताओं के साथ महाजन की भी किरकिरी हुई। महाजन के करीबियों का कहना था कि पार्टी गुजरात दंगों के चलते हारी है। फिर वो मनहूस दिन भी आया जब महाजन को अपने भाई के द्वारा ही मार दिया जाता है। वो 22 अप्रैल 2006 का शनिवार का दिन था। तब सुबह के 7:30 बज रहे थे। प्रमोद महाजन मुंबई के वर्ली इलाके में अपने आवास में पूर्णा में थे। महाजन परिवार के लिए सुबह भी एक आम दिन जैसा ही था। तभी घंटी बजी। सामने उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन खड़े थे। शायद प्रमोद महाजन को पता नहीं था कि वो आने वाले हैं। प्रवीण अक्सर उनके यहाँ आते थे। प्रमोद महाजन से पूछा, तुम यहाँ कैसे? प्रवीण महाजन भीतर आए और सोफे पर बैठ गए। शिकायत करने लगे कि प्रमोद महाजन उन्हें समय नहीं देते। उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि व्यापार में मदद नहीं करते। उनके साथ दोनों में तकरार होने लगी और अचानक 10 मिनट बाद करीब 7:40 पर प्रवीण महाजन ने अपने 32 बोर की पिस्टल निकाली और अपने बड़े भाई पर फायरिंग कर दी। उनके सीने में 3 गोलियां लगी। गोली चलने के बाद उनके भाई प्रवीण महाजन ने थाने पहुंच गए। गोली लगने के महज 12 दिन बाद 3 मई 2006 को देह त्याग करना पड़ा। प्रवीण महाजन को गिरफ्तार कर मध्य मुंबई के भोईवाड़ा कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद पुलिस ने सेशन कोर्ट में प्रवीण महाजन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 2007 में मुंबई सत्र न्यायालय ने प्रवीण महाजन को दोषी ठहराया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रवीण महाजन ने 14 दिन की परलों पर बाहर आने के बाद कुछ मीडिया संगठनों को इंटरव्यू दिया। तब उनसे पूछा गया कि आपने प्रमोद महाजन की हत्या क्यों की। डीएनए को दिए इंटरव्यू में इसके जवाब में प्रवीण महाजन ने कहा था, मैंने प्रमोद को नहीं मारा। ऐसा हुआ। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? मैं इसके बारे में नहीं सोचता। उन्होंने इसमें कहा कि कुछ चीजें समझ से परे हैं। यह सिर्फ 15 मिनट में हुआ। मुझे कई चीजें याद हैं, केवल 22 अप्रैल 2006 ही क्यों, मुझे सब कुछ याद है। और आखिर में 3 मार्च 2010 को प्रमोद महाजन की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे प्रवीण महाजन की भी मृत्यु हो जाती है। प्रवीण महाजन और प्रमोद महाजन के बीच क्या हुआ था, यह कभी सामने नहीं आया। यह राज प्रवीण के साथ ही चला गया। मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, महाजन परिवार 3 तारीख से खौफ खाती थी। कोई महाजन परिवार में या उनसे जुड़े लोगों की मौत कोई भी दिन हो, महीना कोई भी हो, यहाँ तक साल कुछ भी हो, मगर तारीख 3 ही पाई जाती थी। एक महीने के बाद 3 जून 2006 को प्रमोद महाजन के पर्सनल सेक्रेटरी रहे वही विवेक मोहित्रा की मृत्यु पाए गए। उनके साथ प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन भी कमरे में बेहोश मिले। इसके बाद प्रमोद महाजन की हत्या में उम्र कैद की सजा काट रहे भाई प्रवीण महाजन की 3 मार्च 2010 को मौत हो गई थी। उसके बाद प्रमोद महाजन के बहनोई गोपीनाथ मुंडे की 3 जून 2014 को एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। ये 3 तारीख आपको चौंका सकती है कि आखिर ऐसा क्या था। हिंदुस्तान की राजनीति में एक सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है कि आखिर 3 तारीख ही क्यों। तो कैसी लगी आपको एक कहानी, किससे राजनीति से जुड़े हुए? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। बाकी ऐसे ही राजनीति से जुड़े खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।